जय हिंद। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जी दूसरी में। देखो, आज के अगले वीडियो पहले वाले वीडियो में हमने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा था। मानव भूगोल के फर्स्ट चैप्टर में मैंने मानव भूगोल के बारे में बताया था कि आपको किस प्रकार से इसका अध्ययन करना है। इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट में पहले रिविजन करा देता हूँ कि क्या पढ़ाया था मैंने। सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी का अर्थ बताया था। मैंने कहा ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। फिर मैंने ज्योग्राफी के शब्द के बताए थे, किसने दिया था सबसे पहले, इरेस्टोथेनिस ने दिया था ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि भूगोल के जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल के जनक किसे कहते हैं, प्राचीन काल में भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल को व्यवस्थित रूप से क्या किया था, सम्मिलित किया था। इसे ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बताया था ज्योग्राफी की जो मेन ब्रांचेज है वो दो है, इसके अलावा सब ब्रांचेज भी खूब सारी है। दो कौन कौन सी, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मैंने कहा भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरणीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया जा चुका है। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से रिलेटेड जो सांस्कृतिक गतिविधियां मानव प्रकृति के साथ करता है, उनका अध्ययन किया जाता है। उसी को आगे लेते हुए मैंने उस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैंने मानव भूगोल का अर्थ बताया था कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। उसके बाद में मानव भूगोल की परिभाषाएं बताई थी। मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक की बात करें तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक एर्चेल महोदय है, जो 18वीं सदी में आपको पता है इसका विकास हुआ था। फ्रेडरिक एर्चेल महोदय जर्मनी के निवासी थे और इसको आगे बढ़ाने का काम उनकी शिष्या उसकी शिष्या एलन सी सैंपल, जो कहाँ की थी, यूएसए की थी। उसके बाद मैंने यहाँ इस पर परिभाषा बताई थी आपको, तीन परिभाषा बताई थी। एक तो स्प्रेडजेल के अनुसार बताई थी, एक इसी सैंपल के अनुसार बताई थी, एक विडिला ब्लास मोदे के अनुसार बताई थी, जो फ्रांस के निवासी थे, जिन्होंने संभववाद जैसी विचारधारा को जनरेट किया था। ध्यान रखना। तो इसी को हम आगे लेकर आज अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल की विचारधाराएं थी, तीन विचारधाराएं। हमने उससे पहले वाले वीडियो में आपको पता है प्रकृति के बारे में भी अध्ययन किया था। तो इसमें तीन विचारधारा है मानव भूगोल की। उन तीनों विचारधाराओं का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपकी किताब में जितना है उससे भी कहीं ज्यादा गुना अच्छे से कर लेंगे इसे। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, हमें वही चीज इसमें से लिखनी है और पढ़नी है जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम सबसे पहले मानव भूगोल की विचारधाराएं देखेंगे। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। मानव भूगोल में तीन विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले निश्चयवाद थी, उसके बाद में कौन सी आई थी, संभववाद आई थी, संभववाद के बाद में कौन सी आई थी, नवनिश्चयवाद आई थी, जिसको रुको और जाओ भी कहा जाता है। अब देखो, हम बात करते हैं इसके बारे में। इस विचारधारा के अंतर्गत ये तीन विचारधारा है, तीनों विचारधारा मानव भूगोल के अलग अलग दृष्टिकोण बताती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, निश्चयवाद की। निश्चयवाद में किसको सर्वोच्च माना जाता है? याद रखना, हम तीन बिंदु के माध्यम से देखेंगे ये, उसके बाद में हम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहले निश्चयवाद, जिसको क्या कहा जाता है, मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है, जिसको नियतिवाद भी कहा जाता है, जिसके जनक फ्रेडरिक एर्चेल महोदय। इस विचारधारा के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें प्रकृति सब कुछ होती है, मानव उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है, यानी प्रकृति राजा होते हैं और इसके अलावा मानव के इसमें गुलाम होता है। तो ये विचारधारा होगी। एक विचारधारा है संभववाद। संभववाद नियतिवाद का जस्ट विपरीत है, आपको याद रखना, अपोजिट है। याद रखना इसमें क्या है, इसमें प्रकृति सब कुछ थी नियतिवाद में, जबकि संभववाद के अंतर्गत आपको याद रखना है इसके अंतर्गत कौन सब कुछ है, मानव सब कुछ है, प्रकृति मानव की क्या होती है, इसमें गुलाम होती है। जबकि नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ जो विचारधारा है, जिसने ग्रिफिथ टेलर साहब ने दी थी, इस विचारधारा के अंतर्गत आपको याद रखना है इसमें ना तो प्रकृति सब कुछ है, न ही मानव सब कुछ है, दोनों आपसी संबंधों से मिलकर चलता है। तो याद रखना, निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी भी कौन सी है, नवनिश्चयवाद है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव का प्रकृतिकरण या नियतिवाद या नवनिश्चयवाद, तीनों एक ही नाम है, तीनों नाम से ही जाना जाता है। सबसे पहले देखो, मानव का प्रकृतिकरण। आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित था, यानी शुरुआत की बात करें, जब मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। कारण क्या था? क्योंकि उसके पास किसकी कमी थी? इस समय उसके पास किसकी कमी थी? तकनीक एंड टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी उसके पास बहुत ज्यादा क्या थी? कमी थी, का विकास नहीं हुआ था। इसी समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी निम्न थी। सामाजिक विकास की अवस्था निम्न कैसे थी? लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहते थे, बहुत कबीलाई क्षेत्र होता था, आपस में लड़ते मारते पीटते, इस प्रकार की स्थिति थी। यानी उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन यापन नहीं आया पाता, आपसी प्रेम और सोच का भाव ना वो पैदा नहीं हुआ था।
तो बहुत ही निम्न अवस्था थी, समझ ध्यान रखना है ये। उसके हम बात करें मानव प्रकृति के अनुसार, मानव प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करता था और प्रकृति राजा और मानव प्रकृति का क्या होता था, गुलाम होता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि मानव वरना सब कुछ प्रकृति के अनुसार, क्योंकि मानव प्रकृति से डरता था। जलजले आना, ज्वालामुखी आना, बाढ़ आने, तूफान आना, इन सब से मानव क्या करता था, डरता था। जिस प्रकार से प्रकृति रखना चाहती है मानव उसी प्रकार से रह गया, जिसके कारण मानव प्रकृति के अनुसार ढलना प्रारंभ कर दिया था। कारण क्या था, डर रखने लग गया था, जैसे प्रकृति सोचती उसी प्रकार से, यानी सब कुछ भगवान मानते थे प्रकृति को। ये प्रारंभिक अवस्था की बात है, इस समय तकनीक का ज्ञान नहीं होने की वजह से ऐसा सब कुछ चल रहा था। आगे देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये याद रखना, ये विचारधारा आपको पूछी जा सकती है। इसका तात्पर्य क्या होता है, देखो आदि मानव, आदि मानव का मतलब होता है प्रारंभिक मानव की बात कर रहे हैं। आदि मानव समाज और प्रकृति की इच्छा शक्ति, समाज और प्रकृति की इच्छा शक्ति के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया यानी आपसी क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। देखो वापस देखना, आदि में प्रारंभिक मानवीय समाज, जो समाज था वो प्रकृति की इच्छा शक्ति के बीच होने वाली जो आपसी पर्यावरण क्रिया थी उसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रकृति जिस प्रकार से रहती थी मानव उसी प्रकार से उसके साथ बिहेवियर या व्यवहार करता था और उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मानव को प्राकृतिक नियमों का ज्ञान इस अवस्था में क्या था, अल्प था, यानी बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था कि कब ज्वालामुखी आएगी, कब भूकंप आएंगे, कब बाढ़ आ सकता है, कब सुनामी आ सकती, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका ज्ञान उसके पास में नहीं था, इसी कारण वो उससे डरता था। ये हो गई निश्चयवाद। निश्चयवाद में ये याद रखना, राजा प्रकृति अपने आप में राजा होती थी। अगला है संभववाद। फेफरे महोदय या वीडियो प्लास महोदय की विचारधारा को देने वाले थे। तो संभववाद इसके बारे में जिसको प्रकृति का मानवीकरण हो गया, यानी पहले मानव का प्रकृतिकरण, मानव प्रकृति के अनुसार जीवन यापन कर रहा था, इस विचारधारा में प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया था। इसमें प्रकृति में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया था। वो परिवर्तन कैसे हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। देखो इसमें मानव और प्रकृति के बीच अन्योन्य क्रिया यानी आपसी क्रिया होती है, मानव और प्रकृति के बीच में होगी। इस अंतःक्रिया की वजह से यानी इस अंतःक्रिया के कारण मानव में प्राकृतिक नियमों की समझ बढ़ गई, यानी मानव और प्रकृति के बीच में क्रिया होने लगी, आपसी क्रिया। उस क्रिया के कारण ही मानव और प्रकृति, ध्यान रखना, अंतःक्रिया के कारण मानव में प्राकृतिक नियमों की समझ यानी वो समझने लग गया है कि प्रकृति के साथ किस प्रकार से बिहेव करना है। तो मानवीय तकनीक का विकास करेगा, तो मानव तकनीक का विकास करेगा और इस तकनीक के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करेगा और इन्हीं परिवर्तनों से मानव प्रकृति को नियंत्रित करेगा एवं सांस्कृतिक इस्लाकृतियों का निर्माण करेगा। कैसे समझना, क्या कह रहे हैं कि मानव ने आपसी समझ की वजह से उसने तकनीकी ज्ञान बढ़ा लिया। जैसे आप देखो वर्तमान में, प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं, मानव का प्रकृतिकरण में, मानव के प्रकृतिकरण में आवश्यकता की स्थिति थी। देखो मैं यहां बता रहा हूं, मानव का प्रकृतिकरण, इसमें आवश्यकता की स्थिति थी। कैसे? संभववाद इसमें मानव का प्रकृतिकरण में आवश्यकता की स्थिति कैसी थी कि मानव अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। आदिम अवस्था में मानव अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। यह आवश्यकता की स्थिति थी। इसीलिए वो क्या, मानव को जिस चीज की नीड होती थी, जरूरत होती थी, वो उसी के अनुसार ढल जाता था प्रकृति के साथ। जबकि प्रकृति का मानवीकरण वो संभववाद में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ जो स्थिति थी वो स्वतंत्रता की थी। किसकी स्थिति थी? स्वतंत्रता की स्थिति थी। ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा आपको ये क्या था। देखो अब देखना, इसमें वापस देखना, इसमें मानव और प्रकृति के बीच अन्योन्य क्रिया होगी। इस अंतःक्रिया के कारण मानव और प्राकृतिक नियमों में समझ बढ़ जाएगी और मानव की तकनीकी का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इसी तकनीक के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन होगा। इन्हीं परिवर्तनों में से मानव प्रकृति को नियंत्रित करेगा और
सांस्कृतिक स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा। जैसे मैदान है, मैदानी क्षेत्र में मानव ने सड़क, रेल, इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना स्टार्ट कर दिए, शहर के शहर बसाना स्टार्ट कर दिए, कस्बे। ये सांस्कृतिक भूदृश्य है, यानी संस्कृति का विकास कर दिया। किस पर? पृथ्वी पर। किसने? तकनीकी ज्ञान की वजह से। अब बिल्डिंगें बनाना, सड़क बनाना, बहुत सारी तकनीकी ज्ञान की वजह से ये सब कुछ हो गई है। रेलवे ट्रैक का निर्माण करना औद्योगिकीकरण के बाद में। तो मानव ने धीरे धीरे प्रकृति में क्या करना स्टार्ट कर दिया? परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? संभववाद। तो इसके अकॉर्डिंग इस विचारधारा को जो सपोर्ट करने वाले जितने भी विद्वान थे, भूगोलवेता थे, वो क्या कहते थे कि प्रकृति ही सब कुछ है, इसमें मानव सब कुछ है, मानव प्रकृति में किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसी विचारधारा के अनुसार याद रखना, इसी विचारधारा के अनुसार प्रकृति गुलाम है, मानव इसमें क्या था? राजा। कौन सी विचारधारा में? संभववाद में। देखो स्वतंत्रता की स्थिति है इसमें। किसकी स्थिति है? स्वतंत्रता की स्थिति। अभी बताया मैंने। मानव अपने जीवन के लिए प्रकृति को नियंत्रित करता है। मानव अपने जीवन यापन के लिए किसको नियंत्रित करता है? प्रकृति। वो किसी भी प्रकार का उसमें चेंज करने की इसमें संभावनाएं बढ़ती है। इसीलिए इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रकृति का क्या कर दिया गया है? मानवीयकरण कर दिया है। संभववाद की बात करें, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मानव में समझ या तकनीक का ज्ञान हो जाता है। तकनीक के ज्ञान होने की वजह से जो आवश्यकता की स्थिति थी, ध्यान रखना, इस आवश्यकता की स्थिति में भौतिक या मैं कह सकता हूं भौतिक स्थलाकृति या पर्वत और पठार की बात हो रही थी, जबकि इन्हीं पर्वत और पठार में से कुछ चेंजेस करके स्वतंत्रता की स्थिति में आकर मानव अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद में नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ विचारधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो संभववाद आप वापस देख लेना, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, मानव उसको उपयोग करता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, उसको संभववाद कहा जाता है। यानी प्रकृति में मानव कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ये सब कुछ संभव है। इसमें प्रकृति को गुलाम और मानव को राजा समझा जाता है। कौन सी विचारधारा में? संभववाद में। इसके जनक याद रखना विडाल डी लाब्लांश महोदय, जो फ्रांस के निवासी है। कहाँ के निवासी है ये? फ्रांस के। याद रखना ये, इन्होंने मानव भूगोल के बहुत अच्छा योगदान दिया था, ध्यान रखना ये। अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा, इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। देखो एक प्रश्न पूछा गया था 2017-18 में कि कौन प्रश्न क्या था कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी कौन सी है? तो कौन सी? ध्यान रखना, नवनिश्चयवाद है। निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ विचारधारा है, ध्यान रखना। ये विचारधारा देने वाले ग्रिफिथ टेलर साहब थे, ध्यान रखना। देखो इसके अंतर्गत क्या है, यहां न तो ये नितांत, देखो न तो ये नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये निश्चयवाद की बात कर रहा है, निश्चयवाद की। यानी कहना क्या चाहती है विचारधारा? यहां न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यानी नितांत किसी भी प्रकार की आवश्यकता की स्थिति का मतलब मैंने आपको बताया था, ये रहे। देखो आवश्यकता की स्थिति जिसमें मानव का प्रकृतिकरण, या मैंने किसके बारे में बातचीत की? निश्चयवाद के बारे में बातचीत की थी। यहाँ किसके बारे में? मानव का प्रकृतिकरण, आवश्यकता की स्थिति, यानी ये बात किसके बारे में है? निश्चयवाद के बारे में बात है। यानी इसमें सब कुछ किसकी है? प्रकृति। तो ये क्या कह रहे हैं? यहाँ न तो सब कुछ प्रकृति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। स्वतंत्रता की स्थिति का मतलब ये किसकी बात कर रहा है? संभववाद की। यानी ये किसकी बात कर रहा है? सर्वोपरि कौन है यहाँ पर? मानव। तो याद रखना, यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यानी यहाँ न तो संभववाद है और न ही यहाँ पर, यहाँ न तो निश्चयवाद है और न ही यहाँ पर कौन है? संभववाद की स्थिति है। कौन सी विचारधारा? नवनिश्चयवाद। यानी ना तो इसमें मानव को सर्वोच्च माना गया, ना ही इसमें किसको? प्रकृति को सर्वोच्च माना गया था। क्या कहना चाहता है? हम प्रकृति के नियमों की पालना करके इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम प्रकृति की, जिस प्रकार से प्रकृति हमारे साथ व्यवहार करती है, हम उसी नियमों को जानकर हम प्रकृति में चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो प्रकृति का नुकसान हो,
नुकसान नहीं हो और मानव का भी क्या हो जाए, उसमें विकास हो जाए। ऐसी विचारधारा के बाद में ये सी विचारधारा नवनिश्चयवाद कहलाती है। देखो, ये विचारधारा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचे, नुकसान किए संभावनाओं को जन्म देने पर जोर करती है। जैसे मैंने आपको बताया था सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मानव प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के अपना विकास करे। सेम टू सेम ये उसी के आधार पर कह सकते हैं हम, कौन सी, नवनिश्चयवाद। इसके देखो उदाहरण दे रखा है, औद्योगिकरण करते हुए, या मैं कह सकता हूं उद्योगों का विकास कर रहे हैं, जैसे मान लेना तो जंगलों को नष्ट होने से बचाना होगा। ये इसका मुख्य बिंदु है, याद रखना अपने आप में नवनिश्चयवादी विचारधारा। इसके जनक याद रखना ग्रिफिथ टेलर साहब है। देखो मैं इन तीनों विचारधाराओं के बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। पहले कौन कौन सी विचारधारा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद और संभववाद, जिसका निश्चयवाद यानी मानव का प्रकृतिकरण और संभववाद का मतलब होता है प्रकृति का मानवीकरण। इन दोनों के बारे में बताता हूं। देखो इनमें मानव समाज, निश्चयवाद के अंतर्गत मानव समाज आदिम स्थिति में था। निश्चयवाद में मानव समाज आदिम स्थिति में था, जबकि संभववाद में मानव समाज कौन सी, आधुनिक स्थिति में था। याद रखना निश्चयवाद के अंतर्गत हम बात करें या नियतिवाद के अंतर्गत या मानव का प्रकृतिकरण के बारे में बातचीत करें तो इसमें भौतिक स्थलाकृतियां पर्वत, पठार और मैदान है। भौतिक स्थलाकृतियां पर्वत, पठार और मैदान है, जबकि संभववाद में सांस्कृतिक स्थलाकृतियां हैं। सांस्कृतिक स्थलाकृतियां शहर हो गए, कस्बे हो गए, घर हो गए, इसके अलावा खेत खलिहान, उनकी बातचीत कर रहे थे। ध्यान रखना निश्चयवाद के अंतर्गत, आप याद रखना निश्चयवाद के अंतर्गत तकनीकी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, अल्प ज्ञान था, जबकि संभववाद के अंतर्गत तकनीकी का विकास करने के बाद ही मानव ने विकास किया है, तभी सब कुछ संभव हो पाया। इसके अलावा प्राकृतिक विचारों, याद रखना प्राकृतिक नियमों की समझ कम थी। किसमें, याद रखना निश्चयवाद में प्राकृतिक नियमों की जो समझ क्या थी, कम थी, इसीलिए प्रकृति से डरते थे। जबकि संभववाद के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों की स्थिति भली भांति आप प्राकृतिक नियमों को जानते थे, जानने के कारण इसमें बहुत सारे तकनीकी के माध्यम से चेंजेस किए थे। इसके अलावा इसमें तकनीकी का विकास, निश्चयवाद में तकनीकी का विकास कम हुआ था, जबकि संभववाद में तकनीकी विकास क्या हुआ था, ज्यादा हुआ था। इसमें आवश्यकता की स्थिति थी निश्चयवाद के अंतर्गत, संभववाद के अंतर्गत किसकी स्थिति थी, स्वतंत्रता की स्थिति थी। या आपको दोनों में डिफरेंट कंपैरिजन या तुलना आपको याद रखनी है। वापस में बता देता हूं, किसमें, उसमें तकनीक का ज्ञान अल्प था निश्चयवाद में, इसमें तकनीक का ज्ञान अधिक था। उनको प्रकृति की समझ कम थी निश्चयवाद के अंतर्गत, संभववाद में प्रकृति की समझ ज्यादा थी। इसमें निश्चयवाद में भौतिक आकृतियां, भूस्थलाकृतियां थी, पर्वत, पठार और मैदान, जबकि उसमें सांस्कृतिक स्थलाकृतियां थी, शहर, कस्बे, मैदान, शहर, कस्बे वगैरह वगैरह। इसके अंतर्गत वो आदिम समाज था, जबकि ये आधुनिक समाज था। वो प्रकृति से डरते थे ज्यादा, ये प्रकृति में परिवर्तन करने पे विश्वास करते थे। इसके अलावा निश्चयवाद के जनक आपको पता है फ्रेडरिक रेटजेल मोदी थे। इनकी सपोर्ट करने वाली उनकी शिक्षक कौन थी, एलन सी सैमपुल, जिन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, जो अमेरिका की थी। इसके अलावा संभववाद के जनक कौन है, विडिला ब्लास महोदय, जो कहाँ के, फ्रांस के निवासी है। बात करें नवनिश्चयवाद की, जो ना तो संभववाद को नहीं निश्चयवाद, दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है, नवनिश्चयवाद कहलाती है, जिसका दूसरा नाम रुको और जाओ है। तो इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर साहब है। ग्रिफिथ टेलर साहब ने इसको कहा था कि न तो प्रकृति गुलाम है, न ही मानव गुलाम है। दोनों को आपसी संबंध या आपसी समझ या तकनीक के माध्यम से उसमें क्या कर सकते हैं, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए मानव अपना क्या कर सकता है, इसमें विकास कर सकता है। इस प्रकार से ये तीन आपकी विचारधारा यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद में कुछ विचारधाराएं और है, और इसके अलावा प्रकृति, उसके क्षेत्र और उपक्षेत्र पढ़ने हैं। ठीक है, जय हिंद।